Hello students. Welcome to your new education platform, Education Point. And here I'm your master teacher Suryansh. And आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत आसानी से इजी कॉन्सेप्चुअल वाइज समझ में आ जाएगा। जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और इसी तरीके से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन, क्लास 12 केमिस्ट्री। A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances whose composition can be varied within certain limits. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन बच्चों ध्यान से समझो, सॉल्यूशन होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मतलब वो दो सब्सटेंस जो केमिकली अनरिएक्टिव हो। इसका मतलब यह है कि जब उन दोनों को केमिकली रिएक्ट करा जाए तो वो रिएक्शन प्रोसीड ना हो पाए, वो दोनों अनरिएक्टेड रहें, और जिनकी कंपोजिशन भी एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही वेरी कर सकती है। ऐसे सॉल्यूशन को ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन केमिकली रिएक्टिव कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इन द होल चैप्टर वी आर मेजरली डिस्कस अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे तो सॉल्यूशंस बहुत टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ number of solute and solvent, but at general level we only discuss binary solution। और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे चैप्टर में, उसमें जो बात है वो सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर ही है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? A solution consisting of two components is called a binary solution। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी मतलब टू। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उन दो कंपोनेंट्स को क्या क्या है वो दो कंपोनेंट्स? एक है सोल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो हमारा लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम यहाँ पे साइड में देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन है जो लार्ज क्वांटिटी में ब्लूइश जो हमारा सॉल्वेंट है, इसको हम सॉल्वेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लार्ज एक्सेस अमाउंट में है, और जो स्मॉल सर्कल स्पोर्स जो ये दिख रहा है ये सोल्यूट है जो कि लेस क्वांटिटी में है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू ऑन types of solution। Basically it is types of binary solution in which one is solute and other is solvent। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस फेज में सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसी फेज में सॉल्यूशन भी बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिक्विड है, यहाँ पर भी लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड बन रहा है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया गया है वो गैसियस स्टेट में है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में। सॉलिड सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हो गए? जिनमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों पार्ट्स जो है सॉल्यूशन के, जितने भी टाइप्स हैं उन तीनों को सब पार्ट्स में पढ़ेंगे। मतलब सॉल्वेंट की एक स्टेट को फिक्स करके सोल्यूट को तीनों स्टेट के स्टेट में यूज़ करेंगे। मतलब कि हम सोल्यूट को तो चेंज करेंगे तीनों स्टेट में, लेकिन उन तीनों स्टेट के लिए एक सॉल्वेंट फिक्स रहेगा ताकि उस सॉल्वेंट की स्टेट का एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हम सॉलिड को ले ले और सॉल्वेंट भी सॉलिड को ले ले तो उससे सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, और उसका एग्जांपल है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिक्विड इन सॉलिड। Liquid solute is dissolved in solid solvent to give solid solution।
ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल क्या है? amalgam of Hg with Na. Next, gaseous solute is dissolved in solid solvent which gives solid solution. इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो ये टेबल आपको याद करनी है पूरी, लेकिन मैं फिर इसको एक बार आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन, solid solute in liquid solvents which gives liquid solution. Its example is glucose dissolved in water. Next, liquid. Liquid solute is dissolved in liquid solvent to give liquid solution. Its example is ethanol dissolved in water. Next, gaseous solute is dissolved in liquid solvent which gives liquid solution. And here is example, oxygen dissolved in water. Okay students, next our last type, that is gaseous solution. In it first we take solid solute in gaseous solvent जिससे हमें gaseous solution मिलेगा। इसका एग्जांपल है camphor in nitrogen gas. नेक्स्ट है liquid in gas. Liquid solute is dissolved in gaseous solvent to give gaseous solution. इसका एग्जांपल है chloroform mixed with nitrogen gas. And next is gaseous solute in gaseous solvent which gives gaseous solution. ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल और हो सकता है एयर। एयर इसलिए हो सकता है क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। तो इसीलिए इसको हम गैस इन गैस सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। इम्पोर्टेंट टेबल है और आसान भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब कंसंट्रेशन होता क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? मतलब मैं बताता हूँ, देखो आपको। लेट से हमने एक बीकर लिया ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें हमने एक लेट से वाटर जो कि यूनिवर्सल हमारा सॉल्वेंट है उसको हमने सॉल्वेंट ले लिया, और उसके बाद जब हम इसमें सॉल्यूट डालेंगे जैसे ये, तो जो ग्रीनिश आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सॉल्यूट है। इससे कंसंट्रेशन कैसे समझेंगे हम? कंसंट्रेशन का मतलब है जो ये वाला पार्ट है, ये डॉट, इसकी मात्रा कितनी है, इसका अमाउंट कितना है इस सॉल्वेंट में, इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको ही अब हम डिस्कस करेंगे। तो हेयर मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग concentration terms of solution. First is mass percentage. What is mass percentage? It is the mass of component per 100 gram of the solution. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपोनेंट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है। 100 ग्राम, हमने एक 100 ग्राम सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके अंदर कितना कंपोनेंट का मास है, यही हमें मास परसेंटेज से पता लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। जैसा कि हम सब जानते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है। अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट इन दैट सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम एज इन द केस ऑफ सॉल्वेंट, बस हम सोल्यूट की जगह सॉल्वेंट का मास रख देंगे, बाकी सेम रहेगा। नो, अब हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। बाय मास जहाँ पर भी ये लिखा हो उसका मतलब समझ जाना कि मास परसेंटेज की बात करी जा रही है। तो 10% क्या है? इसका मास परसेंट है
ग्लूकोज का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वाटर में 10% उसकी मास परसेंट है ग्लूकोज की, कि वाटर में 10% बाय मास ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो उसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। भाई देखो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें से 10 ग्राम हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज। ठीक है, तो बचा हुआ कितना हुआ, बचा हुआ तो सॉल्वेंट ही हुआ ना 90 ग्राम, जो कि वाटर है। तो हमेशा जो सॉल्यूशन का मास होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्वेंट प्लस सोल के मास का एडिशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो 15% होता, उसका मतलब क्या हो जाता कि 15 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 85 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। What is volume percent? It is the volume of a component in ml present in 100 milliliter of the solution. इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपोनेंट की कितनी वॉल्यूम है मिलीलीटर में एक 100 ml सॉल्यूशन में। हम ये बिल्कुल सेम मास परसेंट की तरह है, बस उसमें मास पे सब बेस था, इसमें वॉल्यूम पे बेस है। जैसे कंसीडर करिए कि हमारे पास कंसीडर करिए कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर की जो उसमें जो सॉल्यूशन है उसके जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। तो उस 100 ml सॉल्यूशन में एक सोल्यूट या फिर किसी सॉल्वेंट की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, ये हमें वॉल्यूम परसेंटेज से पता लगता है। मतलब उस 100 ml सॉल्यूशन में सोल्वेंट और सोल्यूट की कितनी हिस्सेदारी है, कितना उसका अमाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ HCl is in water means 10 ml of HCl is dissolved in 90 ml water resulting in 100 ml solution। मतलब 10% HCl को अगर हम लिखे बाय वॉल्यूम तो उसका मतलब क्या होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml HCl का सॉल्यूशन है और बाकी का बचा हुआ क्या है, सॉल्वेंट, यानी कि 90 ml वाटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। हेयर वी कंबाइनिंग मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज बोथ। ठीक है, तो मतलब किसी एक 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास है किसी कंपोनेंट का, यह हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से पता लगता है। इसका फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। अ 10% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मींस दैट 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10% मास बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि 10 ग्राम कोई सोल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट्स पर मिलियन विच इज़ रिटन एज ppm इन शॉर्ट। और ऊपर में जो जितनी भी हमने तीनों परसेंटेज पढ़ी है, इन तीनों के ही आंसर परसेंटेज में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 10%, तो ये जो ये परसेंट आ रहा है ना, यही हमारा इसका साइन है। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट्स पर मिलियन which is defined as when a solute is present in trace quantities parts per million is used। मतलब जब भी कोई सोल्यूट बहुत ही बड़ी मात्रा के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे हम ppm का यूज़ करेंगे, मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कि कितने पार्ट है किसी सोल्यूट के, किसी कंपोनेंट के
मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है मिलियन पार्ट्स का, उसमें किसी कंपोनेंट के कितने पार्ट्स है, एक पार्ट है, दो पार्ट है, तीन पार्ट है, ये हमें ppm से पता लगता है, मींस पार्ट्स पर मिलियन। इसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन है, ऊपर परसेंट था, क्या था बच्चों, परसेंट, जैसे कि आप तीनों में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, परसेंट, परसेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करा गया, क्योंकि यहाँ पे पर मिलियन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये एक रेशियो है, किनका रेशियो है, जैसे एक बीकर है हमारे पास, ठीक है, एक बीकर है और उस बीकर में हमारे पास दो कंपोनेंट्स है जो कि कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। एक तो है हमारे पास ए और ए है हमारे पास बी। तो जो ये मोल फ्रैक्शन है ना, ये क्या बताता है हमें, इनमें से कोई एक कंपोनेंट लेते हैं, लेट से ए, तो इसका मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब एन ए, एन हेयर डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय एन ए प्लस एन एन बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका फॉर्मूला देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के हमें मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा गया है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम एक बाइनरी मिक्सचर कंसीडर करते हैं, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी इज एन ए एंड एन बी, देन द मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। और बच्चों देखिए, मैं बताता हूँ, देखो आपको, जैसे है ये है ना, जो ये लिखा है, ये वाला साइन, जो ये वाला साइन है इसको हम कहते हैं काई, जो है एक्स जैसा सिंबल दिख रहा है ना आपको, इसको हम काई कहते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होता है सिंबल, काई, ये कुछ ऐसे बनता है, मैं बताता हूँ, देखो अभी ये थोड़ा एक्स के जैसा होता है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये इसको काई कहते हैं। काई है मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का, और काई भी मतलब कोई दूसरा कंपोनेंट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही उसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप नोट करिएगा, अगर हम इन दोनों को ही ऐड करें, काई ए प्लस काई बी, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो इसको बड़े ध्यान से याद करना कि ये कैसे हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्या, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी विच इज इक्वल्स टू 1, सो काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर हमें एक पता है दोनों में से, तो हम दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर भी जो कुछ भी थोड़ी गंदगी सी हुई है, ठीक है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी नीचे, ये सारे फॉर्मूले। अभी तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं अलग बताया, ये सब आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आइए अब आते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा, अब यहाँ से ये मोलैरिटी और मोलैलिटी, अब दो कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट मोलैरिटी, इसका सिंबल
होता है हमारा कैपिटल M। इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब कितने ग्राम मोल्स के सोल्यूट के डिजोल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो हमें उसकी मोलारिटी से पता लगता है। ग्राम मोल्स यहाँ पे और कुछ नहीं है, ग्राम मोल्स को पहले जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है ना, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स वर पर ग्राम moles in ancient is before okay, या फिर in ancient time। ओके स्टूडेंट्स, तो यही इसका मतलब है क्या कि पुराने टाइम में जो हमारे ग्राम मोल्स है ना, ग्राम मोल्स, इनको ही हम कहते थे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मतलब इनको ना ग्राम मोल्स कहते थे, और अब हम इनको क्या कहने लगते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शायद यहाँ तक समझ में आएगा, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है। इसका फॉर्मूला क्या है आइए जानते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं W2/M इंटू V डिवाइड बाय 1000। अब देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो। दो चीज़ें और हैं, ठीक है, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, 1 ठीक है, तो A ठीक है, 1 भी हो गया, 1 और A एक बात है, ठीक है, और 2 और B एक बात है। तो दोनों का मतलब एक है, कुछ भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब होता है सोल फ्रेंड। ठीक है, तो सोलवेंट को A या 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 या B अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं पर या B लिखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ सीन है, तो याद रखना यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब यहाँ पे कंसिडर करा जा रहा है सोल्यूट। हमने इसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय इट्स मोलर मास, तो यही खोल दिया हमने, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास बाय मोलर मास। लीटर को यहाँ पे हम वॉल्यूम से कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब शायद आप एक चीज़ और समझ गए होंगे, यहाँ पे क्या जो पैरामीटर M है उसको हम क्या लिखेंगे, इट इज W2 इंटू डिवाइड बाय M2। ठीक है, इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि ना आए, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को 1000 बाय V से, यहाँ पर हमने 1000 को लिखा क्योंकि वॉल्यूम ml में हो, और उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब 1000 लिखेंगे तो ये वाला जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या पढ़ते हैं, चलो आगे। Thus, if 1 gram of a solute is present in 1 liter of solution, the concentration of the solution is said to be 1 mole। अगर 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब यहाँ पे आप समझ गए ना, 1 ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट मतलब अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलर। इट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म।
इसका मतलब समझिए, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, अगर बढ़ेगा या फिर घटेगा, तो मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, ना कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। इसलिए मोलैरिटी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होता रहेगा टेम्परेचर, वैसे वैसे मोलैरिटी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यह है कि मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगी, और जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगी वैसे वैसे मोलैरिटी भी चेंज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आती है मोलैरिटी। इसका जो सिंबल है वो है स्मॉल एम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो सिंबल है वो क्या है हमारे पास? स्मॉल एम। आइए उसको जानते हैं। इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोल्यूट। मतलब कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट है डिसॉल्व्ड 1 kg ऑफ सोल्यूट। ऊपर था कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व 1 लीटर ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन था, यहाँ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। ऊपर वॉल्यूम की बात थी, नीचे किलोग्राम की यानी कि मास की बात हो रही है, और वो भी सॉल्वेंट की। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और कैसे लिख सकते हैं इसको? डब्ल्यू बी बाई एम बी। ऊपर इन्होंने हमने 2 यूज़ करा था, नीचे हमने बी यूज़ करा, मतलब एक ही है, मैं बता चुका हूँ आपको। और डब्ल्यू ए का मतलब हो गया मास ऑफ सोलवेंट। इन केजी को कन्वर्ट करने के लिए जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तब ये 1000 ऊपर चला जाएगा और कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि फॉर्मूला गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे लिखा है। 10 इफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज सेड टू बी 1 मोल। सेम बात जिससे ऊपर थी। अगर 1 मोल सोल्यूट 1 kg ऑफ सोलवेंट में डिसॉल्व है, प्रेजेंट है, तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी? इट इज़ 1 मोलर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। Molarity is the most convenient method to express the concentration because it involves the mass of liquids rather than their volumes. It is also independent of variation in temperature. देखिए, एक यहाँ से ना बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, और वो फेमस क्वेश्चन क्या है वो आइए जानते हैं। Why molality is advantageous. Why molality is advantageous over molarity? तो क्वेश्चन क्या है कि जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी से के ऊपर क्यों ज़्यादा एडवांटेजेस है, या क्यों ज़्यादा उसको हम प्रीफर करते हैं। तो इसका आंसर आइए जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा as molality is temperature temperature independent term, therefore its value does not change with change in temperature. Okay students, whereas molarity is temperature dependent term whose value
changes temperature. Okay students, this this मतलब ये सब हो क्यों रहा है? This is because molality mass of solvent is used in place of is used which is temperature independent भी लिख सकते हैं, फिर which is all constant always higher in molarity volume is used which changes continuously with temperature change. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको याद कर लेना क्वेश्चन एंड हियर इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ठीक है. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, विच इज़ नॉर्मेलिटी. तो नॉर्मेलिटी से हम क्या समझते हैं, आइए जानते हैं. इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इसका मतलब है कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सोल्यूट के 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है. अभी फ़िलहाल के लिए आप बस ये डिफाइन समझ लीजिए. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मास बाय इक्विवेलेंट मास, ओके, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन एम. अब इसके बारे में हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता क्या है. ठीक है स्टूडेंट्स, आइए ग्राम इक्विवेलेंट mass equals to mass divided by equivalent mass, and equivalent mass equals to molar mass divided by n effect. जिन्हें आपको याद रखना है, n factor is defined as total positive or negative charge of an ion or students. अब नेक्स्ट आता है नोट. इसका मतलब आप समझते हैं नोट में क्या क्या है. मास परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ये जितने भी ऊपर कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हुई है ये सभी टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि ये सभी मास पे डिपेंड करती है और मास टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट आता है मोलरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द मास डज नॉट. मोलरिटी इसलिए टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे क्योंकि वॉल्यूम
पे बेस्ड क्या है, मोलैरिटी। भाई मोलैरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करती है ना, और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इसीलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ गया हमारा कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ध्यान से। व्हाट इज द weight percentage of urea in which 10 gram of urea is dissolved in 90 gram water? कितना वेट परसेंटेज मतलब मास परसेंटेज यूरिया का पूछा है। एक यूरिया सॉल्यूशन है हमारे पास, उसका मास परसेंटेज पूछा है, जिसमें 10 ग्राम तो यूरिया हमारे पास प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। क्वेश्चन सबसे पहले आए थे, चलो जब भी आप क्वेश्चन को देखिए सॉल्यूशन चैप्टर के, तो सबसे पहले ये देखिए कि सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा सोल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, और जो हमारे पास सोलवेंट होता है वो हमारे पास एक्सेस क्वांटिटी में होता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूरिया हमारे पास 10 ग्राम है, वाटर हमारे पास 90 ग्राम है। तो यूरिया हमारे पास सोल्यूट हो गया, वाटर हमारे पास सोलवेंट हो गया। और ये याद रख लीजिए कि वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सोलवेंट है। जब भी किसी क्वेश्चन में या किसी सॉल्यूशन में सोलवेंट गिवन ना हो तो वाटर को सोलवेंट कंसीडर किया जाएगा। अब निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जिसका हमें मास परसेंट पूछा है, किसका पूछा है, यूरिया का पूछा है। मास ऑफ यूरिया आ जाएगा दैट इज 10 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, वो आएगा सोलवेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास, दैट इज 90 प्लस 10 दैट इज 100। 100 से 100 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 10, दैट इज अवर आंसर 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.6 gram of HCl is present in 100 ml of its aqueous solution. What is the molarity? भाई देखो HCl गैस है, aqueous solution है, ठीक है। इसमें हमें मोलैरिटी पूछा है। मोलैरिटी में सॉल्यूशन का काम है, सॉल्वेंट का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ सोल्यूट के बारे में देखेंगे। उसमें हमें क्या चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ml गिवन है, ये गिवन है, ml है तो 1000 ऊपर आ जाएगा। मास हमें 3.65 ग्राम गिवन है HCl का, लेकिन अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ HCl। वो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मोलर मास ऑफ HCl क्या होगा, इट इज़ इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया, टोटल हमारे पास 36.5 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेना, ये आपका यही आंसर आएगा मोलर मास का। इस मोलर मास को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर दैट इज 1 मोलर। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है और कुछ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। फिर से मोलैरिटी पूछी गई है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमें सिर्फ सोल्यूट पे ही ध्यान देना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, 5 ग्राम इसका मास है। मोलर मास कितना होगा, सोडियम 23, 1 फॉर हाइड्रोजन दैट इज 24 हो गया टोटल, एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम दैट इज टोटल 40 ग्राम पर मोल इसका हमारे पास मोलर मास हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन में पुट करेंगे फॉर्मूले में, WV/MD इंटू 1000/V, 5/40 इंटू 1000/450, पूरा सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.278 मोल्स पर लीटर। इट इज़ ऑल्सो अ यूनिट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ये मोलर है ना, इस मोलर को हम मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई मिसकंसेप्ट ना बने। मोलर यूनिट ऑफ मोलैरिटी इक्वल्स टू MOLAR, मोलर और मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पर काम होगा।
यहाँ पे मोलैलिटी के केस में यूनिट ऑफ मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलर और मोल्स पर kg। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको समझना था, यही हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोलैलिटी, कैलकुलेट द मोलैलिटी 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पे हमें सोल्यूट भी देखना है, सोलवेंट भी देखना है। हेयर सोल्यूट इज इथेनोइक एसिड एंड हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट क्या है, इथेनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, इथेनोइक एसिड हमारे पास सोल्यूट है, बेंजीन हमारे पास क्या है, सोलवेंट है। 75 ग्राम हमारे पास बेंजीन गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, 75 ग्राम हमारे पास क्या गिवन है, बेंजीन। इथेनोइक एसिड हमारे पास सोल्यूट हो गया, सोलवेंट बेंजीन हो गया, WB 2.5 ग्राम हो गया। इसका हम मोलर मास निकालेंगे 2 कार्बन दैट इज 24 ग्राम हो गया, क्योंकि एक कार्बन का मोलर मास हमारे पास 12 ग्राम होता है। देयर आर 4 हाइड्रोजन 6 ग्राम और 4 ग्राम इनका वेट हो गया, मास हो गया। और ये हमारे पास 28 आ गया, और ये 2 ऑक्सीजन हमारे पास मिलकर 32 ग्राम बनाएंगे, विच इज़ ऑल इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। और ये हम फॉर्मूले में पुट करा और हमारे पास आंसर आ गया क्या, 0.556 मोल पर kg। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से देख रहे हैं आप, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ना कोई इधर उधर की कहानी घुमाई जा रही है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले में रखते जाओ वैल्यूज़ और आपका आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 मास। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसमें हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स के बारे में जो हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में भाई इथाइल ग्लाइकोल का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें कितना परसेंट इथाइल ग्लाइकोल प्रेजेंट है, 20%। C2H6O2 इज अ फॉर्मूला ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब सॉल्वेंट गिवन ना हो तो H2O मीन्स वाटर को आपको सॉल्वेंट लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि जो वाटर होता है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए पहले दोनों की मोल्स निकाल लेते हैं। 20% बाय मास, यानी कि ये इसकी मास परसेंटेज है। 20% इथाइल ग्लाइकोल मीन्स क्या है, 20 ग्राम ऑफ इथाइल ग्लाइकोल मीन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बाय सॉल्यूशन तो सोल्यूट से मिलकर बनता है और एक सॉल्वेंट से। सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा 80 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे देखो, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 80, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 20। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे, जो इनके मास आए इनको इनकी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। 20/62 ये आ गए हमारे पास इथाइल ग्लाइकोल के मोल्स। और फिर उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, 80 ग्राम हमारा वेट है वाटर का, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल आ गया। 4.44 मोल इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए वाटर के। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, जिसके हमें मोल फ्रैक्शन पूछा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से, उसको फिर हम सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.0676। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आज के लिए इतना ही। यह आपकी फर्स्ट क्लास थी। होपफुली आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसी तरह से चैप्टर को आगे बढ़ाएगी। और इस चीज़ को रिवाइज करके आना, नोट्स में इसके आपको दे दूँगा, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ना। और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो क्वेश्चंस कराए हैं अगर ये भी करोगे, 2-3 बार इनकी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, बाय बाय। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।